नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सॉल्व कर रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी की आंसर की, और इसी श्रृंखला में हम जो है क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 135 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज हमारी यह आंसर की कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, भीष्म कहानी के कहानी संग्रह में कौन कौन से युग्म सही हैं। यानी कि भीष्म कहानी जो है आपके पाठ्यक्रम में है और इनके कहानी संग्रह आपको पता होने चाहिए। तो पहला है भाग्य रेखा 1953, भटकती राख 1966, डायन 1957, पहला पाठ 1984, पाली 1998। तो इसमें से जो आपका युग्म सही है वह है भाग्य रेखा और भटकती राख। जबकि यहाँ पर पहला पाठ का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1957 है और डायन का 1984 और पाली का 1991। तो इस तरह से ये जो है आपको ऑप्शन नंबर 1 ए और बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। इसे तो हम हिंदी का कोई भी बच्चा भी बना सकता है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आपको पहचानने आना चाहिए। ह्रस्व यानी छोटा, तो ये वाला सही है, ये तो गलत है, ये सही है दीर्घ स्वर और ये ह्रस्व स्वर छोटा हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। तो यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र द्वारा कहा गया है। तो किसके द्वारा, धातु सेन के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर मातृगुप्त, कुमारदास और भटार्क का नाम भी है। तो आपको अपने अगले एग्जाम के लिए इनके कथन भी थोड़े ध्यान से पढ़ने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा, हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गांव में ही लोहा लेना पड़ेगा। तो मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार हरगौरी सिंह किससे कहते हैं। तो ये कहते हैं काली टोपी वाले नौजवानों से। वे क्योंकि ये बोल रहे हैं इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा, है ना, लोहा लेना पड़ेगा, ऐसा करके हिंदू राज। तो ये जब आप मैला आंचल पढ़ेंगे तब आप उसमें समझ पाएंगे कि जो तहसीलदार हरगौरी सिंह जो है, जो काली टोपी वाले नौजवान होते हैं, उनसे ये बात कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक और द्रोणाचार्य नाटक से। इसमें पूछा है कि इसके अंतर्गत कौन सा पात्र लीला का समरूपी है। तो एक और द्रोणाचार्य नाटक में क्या होता है, दो मतलब समांतर कथा उसमें बताई गई है। एक में तो वो अरविंद और अरविंद की कथा चलती है, एक तरफ जो है द्रोणाचार्य की कथा चलती है ना। तो इन दोनों के पात्र का समरूपी इसमें पूछा है। तो इसमें पूछा है कि लीला का समरूपी। तो लीला कौन है, अरविंद की पत्नी होती है। तो द्रोणाचार्य की जो पत्नी है वो कौन है, कृपि है। तो कृपि इसका आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन अब अनुच्छेद आधारित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन जो है आपके कॉम्प्रीहेंशन से बनते हैं हिंदी के एग्ज़ाम में, और इसमें आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। तो 2 पैराग्राफ आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो ये वाला हमारा पहला पैराग्राफ है, तो चलिए पढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें पूछा है द्रविड़ परिवार की भाषा, तो आपको अनुच्छेद पढ़ते वक्त द्रविड़ परिवार की भाषा पर ध्यान देना है। ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है असत्य कथन। तो इसमें असत्य कथन में जन विज्ञान के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, इथोपियन जाति, कन्नड़ भाषा, द्रविड़ परिवार, मंगोल जाति और भाषा, यानी कि जो समाज, परिवार, जाति है, तो इसमें मेन आपको भाषा पूछी गई है, भाषा तिब्बती, कन्नड़, है ना। तो आपको जो है इन्हीं सब पर ध्यान देना है अनुच्छेद पढ़ते वक्त। तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा है, भारतीय समाज में नस्लों की अलग अलग पहचान करना मुश्किल क्यों है। तो नस्ल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसी तरह से हम अपने अगले क्वेश्चन में देखते हैं।
जन विज्ञान, तो जन विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन यानी जन विज्ञान के बारे में आपको यहाँ अनुच्छेद में ध्यान से पढ़ना है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संदर्भ में सही बात कौन सी है। तो भारत के संदर्भ में जन विज्ञान वाला फिर से नस्ल, जाति, तो जाति, भाषा, नस्ल, इसी सब के बारे में अनुच्छेद में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं यह अनुच्छेद। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो कि पूछा है, द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी नहीं है। तो इसे तो आप बिना अनुच्छेद पढ़े भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि द्रविड़ परिवार में क्या आते हैं, जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जबकि चीनी जो है हमारे भारत की भाषा नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद एक बार पढ़ लेते हैं। हजारों वर्षों से एक ही भूभाग में एक जैसी जलवायु में रहने के कारण भारतीय समाज के सभी लोगों में रंग, रूप, वेशभूषा, जीवन दृष्टि, आचार विचार में इतनी समानताएं आ गई हैं कि नस्लों की अलग अलग पहचान करना मुश्किल है। फिर जन विज्ञान, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, रंग के आधार पर संसार में 3 तरह की नस्लों को मानता है। देखिए 3 तरह की नस्ल माना गया है। पहला नस्ल क्या है, गोरे लोगों की, काकेशियन कहा गया। दूसरी नस्ल है पीले रंग की, मंगोल समाज कहा गया। तीसरा नस्ल है काले रंग की, जिसे इथोपिया कहा गया। भारतीय समाज में आर्य, द्रविड़, आदिवासी, मंगोल जाति का प्रभाव देखा जा सकता है। देखिए इन जातियों का प्रभाव भारतीय समाज में पड़ा है। भाषा के आधार पर मंगोल जाति के लोगों की भाषा पर आर्य भाषा का प्रभाव होते हुए भी वे तिब्बती चीनी परिवार से संबद्ध हैं। द्रविड़ परिवार की भाषाएं तमिल, मलयालम, कन्नड़ व तेलुगु हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन था हमारा, द्रविड़ परिवार की भाषा है ना। भारत से बाहर आर्य भाषाएं हिंद जर्मन भाषा से जुड़ी हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है असत्य कथन यानी गलत कथन, है ना। जन विज्ञान रंग के आधार पर नस्ल की पहचान करता है। तो यहाँ पर आप अनुच्छेद में देखिए, जन विज्ञान रंग के आधार पर संसार में 3 तरह की नस्लों को मानता है। तो पहला तो सही है आपका, है ना। दूसरा है भारतीय समाज में आर्य एवं इथोपियन जाति का प्रभाव है, ऐसा बोला। तो इसमें क्या बोला है, भारतीय समाज में आर्य, द्रविड़, आदिवासी, मंगोल, इथोपियन तो कहीं पर नहीं है। तो ये वाला क्या हो गया आपका, गलत हो गया। और आपसे पूछा गया है असत्य, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ये जो है सही हो जाएगा, है ना। तो ये वाला आपका कथन गलत है, बाकी ये सब सही है। द्रविड़ परिवार में तमिल व कन्नड़ भाषा है। मंगोल जाति की भाषा तिब्बती चीनी परिवार से वर्ग की है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भारतीय समाज में नस्लों की अलग अलग पहचान करना मुश्किल क्यों है, क्यों मुश्किल है। तो पहला ही लाइन है, एक जैसी जलवायु में रहने के कारण भारतीय समाज के सभी लोगों में इतनी समानताएं आ गई, नस्लों की अलग अलग पहचान करना मुश्किल है। तो एक जैसी जलवायु में रहने के कारण, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन विज्ञान के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है। तो असत्य यानी गलत कथन। तो जन विज्ञान रंग के आधार पर नस्लों का विभाजन करता है, सही कथन है। जन विज्ञान पहली नस्ल के लोगों को सर्वश्रेष्ठता की बात तो की ही नहीं गई है, तो ये आपका गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, जबकि यह सही है। दूसरी नस्ल पीले रंग की चर्चा मंगोल जाति, तीसरी नस्ल इथोपिया से जोड़ता है ना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बात भारत के संदर्भ में सही है। तो कौन सी सही है, जन विज्ञान भारत के लोगों को तीसरी नस्ल से उत्पन्न मानता है, ये तो नहीं है। भारतीय समाज में आर्य द्रविड़ जातियों का प्रभाव दिखाई देता है, सही बात है। केवल प्रथम नस्ल, केवल, तो ये तो गलत है। भारतीय नस्लों की अलग अलग पहचान करना आसान है, नहीं है, मुश्किल है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं और इसमें आपको अपने मार्क्स जो है पूरे लाने होते हैं, तभी आप जो है ये एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना। अगर आप मतलब क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है अगर आप गलत करेंगे तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और इसे पहले ही सॉल्व कर लें। एग्ज़ाम में सबसे पहले अनुच्छेद को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो हमारा दूसरा अनुच्छेद है, इसे आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ें, अनुच्छेद के अनुसार व्यायाम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो व्यायाम शारीरिक विकास में सहायक नहीं है, ऐसा तो नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। व्यायाम हमें 50% जनता से बेहतर बनाता है। देखिए यहाँ पे 50% की बात की गई है क्या,
तो 16% लोग ही व्यायाम करते हैं और तो कोई नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। व्यायाम मन को साधने में सहायक नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है। फिर व्यायाम मन और शरीर के नियंत्रण में सहायता करता है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। तो जैसे कि आपने अनुच्छेद नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी थोड़ा-सा ढूँढेंगे, तो यहाँ पे देखिए व्यायाम मानसिक और शारीरिक दोनों के विकास में सहायक होता है और व्यायाम से मन पर भी नियंत्रण करना सीख सकते हैं, है ना? तो मन और शरीर पर नियंत्रण में सहायता करता है, ये सही कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक बल किस चीज़ पर दिया गया है अनुच्छेद के अनुसार, है ना? तो इसमें इसको इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मित्र वस्तु का चयन करता है, तो फिर यदि ये खराब मिलते हैं तो उसका पतन होता है, ऐसा करके बताया है। फिर ये यहाँ पर तो ये चीज़ नहीं दिया है ना सबसे अधिक बल, तो इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं कि कुछ किताबें समय और परिस्थिति की सीमा से परे महत्व की दृष्टि से सनातन होती हैं, अति उत्तम किताबें खरीदी जानी चाहिए, है ना? क्योंकि यह निवेश पुस्तकों में नहीं बल्कि किस में होता है? स्वयं में होता है। यहाँ पे सफल नाविक का एग्जाम्पल दिया गया है ना? फिर बोल रहा है कि आपको संकुचित मनोवृत्ति वाले लोगों के साथ अपने संबंध सीमित रखने चाहिए, है ना? फिर ये तो आगे का ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है। फिर बोला है कि मन वचन कर्म के विकास के लिए सही चयन खुद ही करना पड़ता है, स्वयं को ही करना पड़ता है। तो इसमें आपका ऑप्शन है मन वचन कर्म की शुद्धता ना होने पर, ऐसा तो इन्होंने नहीं बोला है, इस पर बल नहीं दिया है। संकुचित मनोवृत्ति की पहचान न करने पर, तो ये संकुचित मनोवृत्ति ये संबंध सीमित रखने चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। बुरे आचरण के विकास पर, ऐसा भी नहीं है। मनुष्य किताबों और संगीत के सही चयन पर, है ना? तो ये देखिए मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही मित्रों और वस्तुओं का चयन करता है, और ये गलत। तो ये जो पहला लाइन है वो यही है कि मनुष्य किताबों और संगीत के सही चयन पर इसमें बल दिया गया है। फिर है अनुच्छेद के अनुसार ऐसा क्यों कहा गया है कि खराब लोग या खराब किताबें मनुष्य का पतन करते हैं, उत्थान नहीं। क्योंकि वे हमें उत्थान की सही एवं निश्चित दिशा दिखाते हैं, उत्थान और पतन के बीच उलझाए नहीं रखते, नकारात्मक प्रवृत्ति प्राप्त और विकसित होते हैं, मनुष्यता और पशुता में भेद बताते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि खराब चीज़ें जो हैं क्या करती हैं, मनुष्य का पतन क्यों करेंगी। तो ये उत्थान बोला है, उत्थान की सही एवं निश्चित दिशा, तो ये तो गलत हो गया। फिर उत्थान और पतन के बीच उलझाए नहीं रखते, ये भी गलत हो गया। फिर नकारात्मक प्रवृत्ति प्राप्त और विकसित होती है, तो नकारात्मक प्रवृत्ति जब आएगी तभी तो पतन होगा, तो ये वाला सही हो गया, है ना? अगला क्वेश्चन है नौकायन से जुड़ी पत्रिका किसके लिए सहायक है। तो यहाँ पर नौकायन की बात की गई है ना? ये तो सफल नाविक बनने के लिए, तो देखिए यहाँ पे सफल नाविक बनने के लिए ये जो है आवश्यक है। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन कि उत्तम पुस्तकों को स्वयं में निवेश क्यों माना गया है। देखिए ये बोला ना निवेश पुस्तकों में नहीं स्वयं में है, तो क्यों माना गया है देखते हैं, पढ़ते हैं। उत्तम पुस्तकें विशेष रूप से निम्न व्यवहार पर चलने का रास्ता दिखाते हैं, निम्न नहीं उच्च व्यवहार, तो ये गलत हो गया। उत्तम पुस्तकें मनुष्य को उत्थान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, सही हो गया। उत्तम पुस्तकें मनुष्य के विकास की प्राकृतिक यात्रा को दर्शाती हैं, विजय के मार्ग से विचलित करते हैं, तो गलत हो गया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपके पूरे यूजीसी नेट हिंदी 2024 के सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर दिए जाते हैं, और इसकी जो ऑफिशियल आंसर की यही है। तो इसमें से आप जो है अपने क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।